हाँ जी। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्रदर्स एजुकेशन हब पे। तो रोज़ाना जिस कड़ी के अंदर बात कर रहे थे, आज पुनः उसी कड़ी के अंदर अपने वापस लौट के आ चुके हैं। तो जो भी चैनल के ऊपर नया जुड़ा है, चैनल को जल्दी से, जिसने भी लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लेना, और वीडियो को सभी ग्रुपों में शेयर भी कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट भी करना, ताकि हमें भी हौसला मिलता रहे। और एक काम अपना नैतिक कर्तव्य, थोड़ा सा नैतिक कर्तव्य समझते हुए, एक सिर्फ मेरी छोटी सी मुस्कान के लिए बटन को लाइक कर देना, क्योंकि आपको इतना सारा कंटेंट, इतना अच्छा मैटर देता हूँ तो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। तो अपने वापस चले, उसी कड़ी के अंदर चले, यानी कि पंजाब हाई कोर्ट की जो चौकीदार की वैकेंसी है उसी का जीके कवर कर रहे थे। आप उठा के देख लेना, जो आपके 24 सिलेबस है उसको उठा के देख लेना। अगर यहाँ से कोई पर्सन आपको बाहर दिखे तो फिर मेरे को मैसेज कर देना। और हाँ, वही बात अलग है, देखो हंसी भी कभी खूब आती है। जब सही रास्ते पे चल रहे होते हैं, अब आपके अच्छे कमेंट आते हैं, नाइस सर आप लिखते हो, बहुत अच्छा लिखते हो भी सर, नाइस अच्छी क्लास है, वेरी गुड, बहुत अच्छा नॉलेज दे, जो भी है आप लिखते हो। लेकिन कल के एक वीडियो पे मैसेज आ रहा था, मेरे को अभी याद नहीं है, एक मैसेज आया था, उसे कमेंट किया था किसी ने, अब याद तो मेरे को नहीं है बिल्कुल, ऐसे अनरिस्पेक्टेबल सा मैसेज आया था, बात कम किया करो और ऐसे समथिंग, पता नहीं क्या था। तो उस रास्तों पे चलने पे मेरे को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता जो रास्ता प्लेन होता है। उस रास्ते पे चलने पे मेरे को बिल्कुल भी मज़ा नहीं था जो रास्ता प्लेन होता है, क्योंकि मज़ा तो उसी पे चलने में आता है जो गड्ढों से या फिर कांटों से भरा हुआ होता है। एक के बोलने से रुकावट पैदा नहीं होती, क्योंकि इतने सारे, जब आपके जैसे सहयोगी हमारे साथ है, आपकी जैसी फैमिली मेरे को मिली है, इतना सारा कंटेंट, या फिर आप मेरे वीडियो को इतना लाइक करते हो, इतना प्यार देते हो, साथ में अच्छे कमेंट करते हो, आप जो हमारे साथ है, तो एक बोलने से मेरे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऊपर वाले की कृपा है, ये काफ़ी अच्छा पढ़ा देते हैं, आपका सहयोग है, काफ़ी अच्छा पढ़ा देते हैं, और हमारी मेहनत है, और आपकी मेहनत में मेहनत करने को मजबूर भी कर देती है। तो चलते हैं उसी कड़ी के अंदर। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लास्ट में कर देना चाहिए, बट करके जरूर जाना, और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दिया। चले, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सर ये तो बहुत बार आपने बता दिया, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट क्या है, सुनना। सर ये तो आपने बता दिया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बता दिया तो बताने के लिए बना होता है, सब कुछ बता दिया तो ठीक है, हम नहीं कह रहे भी आपने क्यों बता दिया, लेकिन ऐसे बता दो भी क्यों बनाया जाता है। सुनना, विश्व का सबसे पहला जो पर्यावरण सम्मेलन हुआ था, विश्व का सर्वप्रथम, दिखाई दे रहा है क्या? बड़ा लिख देता हूं फिर तो ठीक है, ठीक है सर जी, बड़ा लिख दो। विश्व का जो सबसे पहला जो पर्यावरण सम्मेलन होता, विश्व पर्यावरण सम्मेलन, विश्व का जो सबसे पहला पर्यावरण सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था 5 जून 1972 को। सर ठीक है, बेहतर है, तो क्यों फिर दिमाग खा रहे हो, सही आगे बता दो। 5 जून 1972 को हुआ, तो कहाँ पे हुआ था? वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। स्टॉकहोम। विश्व का सबसे पहला पर्यावरण सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? 5 जून 1972 को स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में होता है। कहाँ पे होता है? स्टॉकहोम में होता है, इसलिए इसे स्टॉकहोम सम्मेलन भी कहा जाता है। कौन सा सम्मेलन कहा जाता है? स्टॉकहोम सम्मेलन भी कहा जाता है। विश्व का सबसे पहला पर्यावरण सम्मेलन 5 जून को हुआ, इसीलिए 5 जून को कौन सा दिवस बनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस बनाया जाता है। कौन सा दिवस बनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस बनाया जाता है। कौन सा दिवस बनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस बनाया जाता है। सर इतना तो ठीक है, कोई एक बात फालतू बताओ फिर तो मजा आए, ये तो हमको भी पता था, होगा भी आपको बताओ, एक बात फालतू और सुन लो। विश्व पर्यावरण दिवस में भाग लेने के लिए भारत के, क्योंकि विश्व के अनेक मेंबर आए हुए थे, 5 जून को चल रहा था, 5 जून 1972 को चल रहा था। कहाँ पे चल रहा था? स्वीडन में चल रहा था, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। विश्व के अधिकांश मेंबर इसमें भाग लेने के लिए आए थे, अधिकांश मेंबर इसमें भाग लेने के लिए आए थे, तो अपने भारत वालों से भी कोई गया होगा?
कोई तो गया होगा। वहां पे भारत वालों को कस्में खिलाई होंगी, हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे, हम अपने देश जाते ही, या फिर सभी देशवासियों को यह बोला होगा जो भी अलग अलग देश से आए थे, हम भारत में अपने देश में जाते ही ऐसा एक अधिनियम बना देंगे, पर्यावरण को बचाएंगे, पेड़ पौधों की रक्षा करेंगे, पशु वन्य जीव इनको जो वन्य जीव है इनका संरक्षण करेंगे, कोई परियोजना लागू करेंगे, इनको बचाने का पूरा प्रयास करेंगे, यह इनको बोला होगा। तो जैसे ही भारत को यह पता चला क्या भी हमें ये इस प्रकार की कस्में खिलाई गई है, तो जैसे ही भारत से वो वापस यानी कि स्वीडन से वापस अपने देश आता है, इस सम्मेलन से वापस जब स्वीडन से भारत वापस आ जाता है, तो आते ही वो भारत वालों को बोलता है, सर जी हमें ये कस्में खिलाई गई है, वहाँ पे हमें ये बोला था कि हाँ जाके आप ये कर देना, जाते ही आप ये कर देना, हमें ये बोला गया था, अब बताओ आप मानोगे या फिर नहीं मानोगे, हम तो कस्में खा के आ चुके हैं। तो भारत के जो भी संसद थी उसने बोला कोई बात नहीं, अगर आपको ये बोला भी पर्यावरण को बचाना चाहिए तो हम क्या करते हैं, वन्य जीव को बचाना चाहिए तो हम क्या करते हैं। तो आते ही भारत में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बना दिया। कब बना दिया? 1972 में बना दिया। 1972 में बना भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बना। लागू कब हुआ था यह बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 सितंबर 1972 को भारत में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1 सितंबर 1972 में कौन सा अधिनियम लागू हो जाता है? भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। और यहाँ से एक अधिनियम और याद रखना, दो बातें और बता दूं। हाँ जी सर बता दो, फिर इतना बताने चले गए तो एक बात और बता दो। ठीक है सुन लो, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का बना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करता हूं, एक्ट की बात करता तो 1986 में बना था। कब बना था? 1986 में। वन्य जीव तो 1972 में बनता है। और जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम, ये कब बना था? ये जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में बना था। कब बना था? 2002 में बना था। और वन्य जीव तो आपको बता ही दिया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना था? वन्य जीव 1972 में बना था। अगर रियल में वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी जरूर करना, क्योंकि आपके लिए और ज़्यादा मैं मेहनत कर सकूँ। बहुत आसान है पढ़ना, अगर एक तरीके से पढ़ा जाए तो बहुत आसान है। ठीक है। अच्छा, इसका प्रश्न बताया भी नहीं कि आपको। ठीक है, पूरा प्रश्न का निचोड़ निकाल दिया, आंसर नहीं बताया। विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाते हैं? 5 जून को बनाया जाता है। ठीक है, आगे चले। ठीक है सर। हाँ जी, विश्व पृथ्वी दिवस कब बनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस कब बनाया जाता है? 23 अप्रैल को, 21 अप्रैल को, 24 अप्रैल को या फिर 22 अप्रैल को? सर बता दो, जल्दी से बता दो, टाइम वेस्ट मत करो, हमारा टाइम बहुत कीमती है, बहुत कीमती टाइम है सर, जल्दी से बता दो। लो सुन लो फिर, विश्व पृथ्वी दिवस कब बनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस। और विश्व पृथ्वी दिवस कौन सा दिवस बात कर रहे हैं? विश्व पृथ्वी दिवस कब बनाया जाता है? यहां से इंपॉर्टेंट प्रश्न सुन लेना। विश्व पृथ्वी दिवस की बात करूं तो 22 अप्रैल को बनाया जाता है। कौन सी अप्रैल को? 22 अप्रैल को बनाया जाता है। अप्रैल को बनाया जाता है। सर फिर 22 मार्च वाला भी बता दो, ये भी हमने सुना इंपॉर्टेंट होता है। सर जी अगर ये बता रहे हो तो एक और रिक्वेस्ट आपसे, इतना सा काम और कर देना, 22 मई का भी बता देना। आपका हाथ जोड़ के विनती है, इतना भी कर दो। सुन लो फिर, क्यों नोहरे निकाल रहे हो? विश्व पृथ्वी दिवस तो कब है? विश्व पृथ्वी दिवस तो कब है? 22 अप्रैल को है। सर हमने तो मार्च वाला पूछा है, क्यों फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हो? तो मार्च का तो विश्व जल दिवस आता है, विश्व जल दिवस आता है। ओहो सर जी जल दिवस की बात नहीं कर रहे, जल दिवस की कौन बात कर? हमने 22 मई का पूछा है। 22 मई को सुन लो फिर, 22 मई तो विश्व जैव विविधता दिवस बनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस बनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस बनाया जाता है। कौन सा? विश्व जैव विविधता दिवस बनाया जाता है। सर जी वो थोड़े वाला प्रश्न जो पीछे था उसका भी थोड़ा सा रिवाइज करवा दो, इतना भी काम कर दो। तो सुन लो देवताओं, ये 5 जून को तो कौन सा बनाते हैं? 5 जून को तो विश्व पर्यावरण दिवस बनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस बनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस बनाया जाता है। अब तो ठीक है, मिल गई आत्मा को शांति, अब तो ठीक है। एक बार और सुन लो फिर, विश्व पृथ्वी दिवस कब बनाया जाता है? तो यहां से पहले तो प्रश्न को चुन लेते हैं, 22 अप्रैल को बनाया जाता है।
विश्व जल दिवस तो 22 मार्च को, जैव विविधता दिवस तो 22 मई को, और 22 अप्रैल को तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और 5 जून को तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब तो चले आगे। अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दो, अच्छे अच्छे कमेंट भी कर दो, और हाँ, अपने जो भी कमेंट के अंदर इसके आंसर देते रहना, क्योंकि अगर आपको पता तो आंसर दिया करो, ठीक है। कसम लगेगी उनको आपको, वो वैलेंटाइन डे वीक और चल रहा है अभी तक, है ना, उसकी कसम लगेगी उसकी। तो बोलते हैं ना, मैं तो बात नहीं की तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। अरे उसका कुछ नहीं जाना, उसका कुछ नहीं जाना, अपने पढ़ लें तो बढ़िया है, कुछ नहीं जाना, ठीक है। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे? सर 15 बार तो प्रश्न बता दिया, क्यों बार बार दिमाग खराब करते हो? तो अब की बार नए तरीके से सुन लेना। चंबल नदी का उद्गम स्थल, क्योंकि मैं वापस अगर प्रश्न लेके आता हूँ तो बहुत अच्छी नॉलेज के साथ में वापस पुनः प्रश्न लेके आता हूँ। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? सतपुड़ा पहाड़ी, जानपाव पहाड़ी, महाबलेश्वर की पहाड़ी, या फिर अमरकंटक की पहाड़ी। सबसे पहले चंबल नदी के बारे में निचोड़ निकाल देते हैं। सबसे पहले चंबल नदी को सुन लेते हैं। चंबल इस प्रकार भारत के, इस प्रकार छोटा सा भारत, यहाँ पे ये भारत हुआ, सुन लेना ध्यान से। भारत के इस प्रकार मध्य में फैली हुई विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला, इसी विंध्याचल पर्वतमाला को मैं बड़ा करता हूं, ये लो, ये किया बड़ा, ये मैंने बना दी बड़ी, ये विंध्याचल पर्वतमाला। इसी के ऊपर एक पहाड़ी पड़ती है, उस पहाड़ी का नाम है जानापाव की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? जानापाव की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? जानापाव की पहाड़ी। अरे कौन सी पहाड़ी? जानापाव की पहाड़ी। सर जी फिर बता दो, ये 15 बार तो बता दो, तो इतना बता दो सर है कहाँ पे? अरे एमपी में पड़ती है, एमपी में पड़ती है, ठीक है। जानापाव की पहाड़ी कहाँ पे पड़ती है? एमपी के अंदर। सर जी कौन सी पहाड़ी के ऊपर है ये इसके विंध्याचल पर्वतमाला के ऊपर पड़ता है। अब तो ठीक है सर, ठीक है, इतना बता दिए तो एक बात और बता दो, ये चंबल नदी का इससे क्या संबंध है? तो देखो चंबल नदी के माँ इसे ही बोलते हैं, यानी कि उद्गम यहीं से होता है। तो चंबल नदी कहाँ से निकलती है? चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो जानापाव पहाड़ी से निकलती है, जो कि विंध्याचल पर्वतमाला के ऊपर पड़ती है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जानापाव की पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है? जानापाव की पहाड़ी से होता है, जानापाव की पहाड़ी से, और जो कि कहाँ पे पड़ती है? इस विंध्याचल पर्वतमाला के ऊपर पड़ती है, विंध्याचल पर्वतमाला के ऊपर पड़ती है, ठीक है। चंबल नदी के बारे में बात बता देता हूँ। चंबल नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ, चंबल नदी के ऊपर बांध बना हुआ, कौन सा बांध बना हुआ? चंबल नदी पे एक बांध बना हुआ, उस बांध का नाम गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध। राजस्थान में इसके ऊपर बांध बना हुआ है राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। और राजस्थान में एक बांध बना हुआ जवाहर सागर बांध। लास्ट में जाके ऐसे एक नदी आती है यमुना, इस यमुना में मिल जाती है, ये नदी है यमुना, इस यमुना में मिल जाती है। और यमुना फिर एक नदी आती है यहाँ से गंगा, यमुना किस में मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है, ठीक है। यमुना किस में मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। दोबारा सुन लेना, ध्यान से सुनना। भारत के मध्य से विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला पे जानापाव की पहाड़ी, नदी का उद्गम होता है, चंबल नदी का उद्गम होता है गांधी सागर बांध। एमपी के अंदर बना हुआ, चंबल नदी पे बना हुआ सबसे बड़ा बांध कहलाता है, कौन सा? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध। यहाँ यूपी में जाके यमुना में मिल जाती है, और यमुना के बाद में गंगा में मिल जाती है। गंगा तो बंगाल की खाड़ी में लेकर चली जाती है। कौन सी नदी को? चंबल नदी को। चंबल नदी को चरमवती भी कहा जाता है, चरमवती भी कहा जाता है, चरवणवती भी कहा जाता है, चरवणवती, चरवणवती भी कहा जाता है, कामधेनु भी कहा जाता है, कामधेनु भी कहा जाता है, और नित्य वाहिनी भी कहा जाता है, नित्य वाहिनी भी कहा जाता है। कौन सी नदी को मेरे प्यारे बच्चों? इसी नदी को कहा जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। अच्छा सर जी फालतू बातें मत बताया करो, फालतू बातें बता दी ना, ये 4 ऑप्शन वाली बात बता दो। चंबल नदी के बारे में बता दिया, यहाँ पे बातें बता तो सुन लो। सतपुड़ा पर्वतमाला की बात करता हूँ। सतपुड़ा पर्वतमाला की 4 श्रेणियां हैं, 4 पहाड़ियां हैं। राजपीपला, राजपीपला ग्वालीगढ़ी, राजपीपला ग्वालीगढ़ी, राजपीपला ग्वालीगढ़ी, महादेव और मैकाल, महादेव और मैकाल, महादेव मैकाल पड़ती है। जानापाव की पहाड़ी से तो चंबल नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का? चंबल नदी का उद्गम होता है जानापाव की पहाड़ी से। महाबलेश्वर की पहाड़ी से तो कृष्णा नदी निकलती है। कौन सा नदी? कृष्णा नदी निकलती है महाराष्ट्र से।
सर अमरकंटक की बात बता दो। अमरकंटक से तो सोन नदी निकलती है। कौन सी नदी? सोन नदी। वह दूसरी नदी की बात करता हूं तो कौन सी? नर्मदा नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है। प्रश्न क्या पूछ रहा? चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? चार ऑप्शन आपके सामने है, मैं नहीं बताऊंगा, आप अपने आप बता देना, ठीक है। चंबल नदी का उद्गम कहां से? जाना पाव की पहाड़ी से होता है। सिंपल सा था। जो भी चैनल के ऊपर नए जुड़े वीडियो को जल्दी से लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। अच्छा, हाँ बात सुनना। पूरा का पूरा जो पंजाब हाई कोर्ट का जो भी रिकॉर्डेड कोर्सेज है, पूरा का पूरा पंजाब हाई कोर्ट का जो पूरा का पूरा रिकॉर्डेड कोर्सेज है, वो सिर्फ और सिर्फ 899 रुपये में अभी बहुत भारी छूट के साथ में वर्तमान में चल रहा है, क्योंकि दिनों दिन उसके मांग डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, तो उसका प्राइस बढ़ने वाला है। पूरा का पूरा पंजाब हाई कोर्ट का जो रिकॉर्ड कोर्स सिर्फ 899 में, जिसमें पूरा रिकॉर्ड कोर्स तो है, इसके साथ में एक लाइव क्लासरूम से जो लाइव क्लासेस भी चलती है वो भी फ्री दिया जा रहा है, पैनल पीडीएफ भी फ्री दिया जा रहा है। यानी कि तीनों मैटर आपको सिर्फ 899 में। अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, पढ़ने के लिए मैटर चाहिए, तो हमारी 5 बुक्स है जो कि स्पेशल ध्यान में रखते हुए, किसको ध्यान में रखते हुए? पंजाब हाईकोर्ट चौकीदार के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए 5 बुक्स सिर्फ और सिर्फ उसके लिए तैयार की गई है। सिर्फ और सिर्फ 799 में 5 बुक्स, 799 में 5 बुक्स दिया जा रहा है। 799 के अंदर 5 बुक्स है, वो भी होम डिलीवरी के साथ में, कोई शुल्क चार्ज नहीं है बिल्कुल। 799 में आपको क्या मिलेगा? ये 799 तो आपको बुक्स मिलेगी और 899 में कोर्स मिलेगा। अगर आपको एड्रेस देके बुक्स मंगवानी हो या फिर किसी प्रकार की टेक्निकल टीम से बात करनी हो तो क्या कर लेना, इस नंबर पे 75975007 पे टेक्निकल टीम से हमारी बात करके एड्रेस बता सकते हो और आपके घर पे बुक पहुंच जाएगी, ठीक है। ठीक है। ओहो, सांस भी नहीं आ रहा, क्या हो गया? क्या? लो भी ठीक है, इनका तो ये बस ये ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करते हैं, ठीक है। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? सोन नदी का अपने को नहीं पता, सोन क्या सिस्टम है, सोन क्या सिस्टम है, तो सुन लेना। भारत की जो अमरकंटक पर्वत चोटी है, अमरकंटक पर्वत चोटी, अच्छा अच्छे से बताऊं, ठीक है, अच्छे से सुनना फिर। सतपुड़ा पर्वतमाला भारत के मध्य पड़ती है, जिसकी 4 श्रेणियां हैं, 4 पहाड़ियां सतपुड़ा पर्वतमाला की। एक तो राजपीपला, राजपीपला, ग्वालीगढ़ी, महादेव और मैकाल। राजपीपला, ग्वालीगढ़ी, महादेव, मैकाल। जो इस मैकाल पहाड़ी की जो सबसे ऊंची है उसका नाम है अमरकंटक, अमरकंटक पर्वत चोटी। अमरकंटक पर्वत चोटी भारत का एकमात्र कौन सा प्रभाव पड़ता है? आर्य प्रभाव पड़ता है। अमरकंटक पर्वत चोटी भारत का एकमात्र आर्य प्रभाव पड़ता है, यानी कि आर्य का मतलब चौराहा। भारत की ऐसी है जिसमें एक साइड में तो नर्मदा नदी निकलती है और दूसरी साइड में सोन नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? सोन नदी बहती है। ये कौन सी पर्वतमाला है? सतपुड़ा पर्वतमाला। सर जी कुछ भी समझ नहीं है, सच्ची बता रहे हैं सर, कुछ नहीं समझा, कसम लगे, चाहे आपकी कसम लगे, कुछ भी समझ रहे हैं तो सुनना। सर जी आपकी कसम लगे, बोले बिल्कुल भी समझ नहीं आया, सुन लेना। यह भारत हुआ, भारत के मध्य में इस प्रकार एक पर्वतमाला फैली हुई, उसका नाम है सतपुड़ा पर्वतमाला। वो 4 श्रेणियों में फैली हुई है, राजपीपला, ग्वालीगढ़ी, महादेव और मैकाल, 4 श्रेणी में। इसी मैकाल श्रेणी की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी उसका नाम है अमरकंटक पर्वत चोटी, अमरकंटक पर्वत चोटी। उस चोटी से 2 नदियां निकलती है, एक तो नर्मदा निकलती है और इस साइड में सोन नदी निकलती है। एक साइड में तो नर्मदा और एक साइड में सोन नदी, और इसीलिए अमरकंटक को भारत का आर्य प्रवाह कहा जाता है। आर्य प्रवाह यानी कि ऐसा प्रवाह, नदियों का ऐसा प्रवाह भी जहाँ से दोनों साइड में नदी बहती हो, जहाँ पे चौराहा बनता हो यानी 2 राह बनता हो किसी प्रकार का, उसे आर्य प्रवाह कहा जाता है। यही है जो अमरकंटक पर्वत चोटी है, जिस दोनों साइड से नदियाँ बहती है, इस साइड से इस साइड से। एक साइड से सोन निकलती है, दूसरी साइड नर्मदा निकलती है। अच्छा सर अब समझ में आ गया, अब बताते हैं। चलो शुक्र है समझ तो आया आपके। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो सबसे पहले तो अमरकंटक की पहाड़ी पे है सोन नदी। सर ठीक है सोन नदी का हो गया, बाकी ऑप्शन क्यों कौन बताएगा?
बाकी ऑप्शन के बताओ, हम भी इतनी देर से आपको देख रहे हैं तो बाकी ऑप्शन की भी बातें बताओ। हमें तो कुछ नहीं पता, हमें तो बाकी ऑप्शन की भी बातें बताओ। ये 3 बच गए, इनकी भी एक बातें बता के जाना। ठीक है, अभी सुन लो। महाबलेश्वर की पहाड़ी महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र में कृष्णा नदी का उद्गम होता है। सर जी ठीक है, कृष्णा नदी की लंबाई भी बता दो। ये सुन लो, 1401 किलोमीटर, 1401 किलोमीटर। सर जी एक आधी और बात बता दो कृष्णा के बारे में। कृष्णा नदी के बारे में एक बात और सुन लेना, इसके ऊपर मैं बता देता हूं, इसके ऊपर कौन सा एनीकट बांध, सॉरी एनीकट बांध, एनीकट बांध बना हुआ है कृष्णा नदी के ऊपर। सिंपल सी बात। सर सतपुड़ा की बात, सतपुड़ा की तो 4 श्रेणियां वो बता तो दी, राजपीपला, ग्वालीगढ़ी, महादेव, मैकाल। राजपीपला, ग्वालीगढ़ी, महादेव, मैकाल, राजपीपला, ग्वालीगढ़ी, महादेव, मैकाल, राजपीपला, ग्वालीगढ़ी, महादेव, मैकाल, राजपीपला, ग्वालीगढ़ी, महादेव, मैकाल, राजपीपला, ग्वालीगढ़ी, महादेव, मैकाल। त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी की बात करते हैं, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी की बात। सर इसकी एक आधी और बता दो। सुन लो देवताओं, फिर ऐसे क्यों जुलूस निकालते हो। त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से नदी निकलती है, उसे गोदावरी नदी कहा जाता है। कौन सी नदी? उसे गोदावरी नदी कहा जाता है। कौन सी नदी कहा जाता है? उसे गोदावरी नदी कहा जाता है। कौन सी नदी कहा जाता है? गोदावरी नदी कहा जाता है। सर जी गोदावरी के बारे में एक बात और बता के चलना, कसम लगेगी सर ऐसे ही चले गए तो आगे। सबसे पहले एक बात और बता दो। चल सुन लो, कसम मत चढ़ाओ, सुनो सुनो सुनो, जल्दी सुनो। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कही जाती है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कही जाती है कौन सी? गोदावरी नदी। सबसे पवित्र नदी कही जाती है, दक्षिण की गंगा कही जाती है। कौन सी नदी? गोदावरी। गोदावरी का उद्गम तो त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी महाराष्ट्र से होता है। त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी महाराष्ट्र से होता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और अच्छा अच्छा प्यारे से कमेंट भी करके जाना। ठीक है, कैसे भी पढ़ो। मैं तो हमेशा बोल, जब अपने को पता भी अपने को पढ़ना ही है, पढ़ने के लिए है, और पढ़ के ही हम सब कुछ बदल सकते हैं। हमारा मतलब ही नौकरी लगना है, तो क्यों फिर ऐसे टेंशन में पढ़ना। हमेशा मुस्कुरा के पढ़ना चाहिए, मजे से पढ़ना। जब अपने को पता है जिक के याद करना ही पड़ेगा, तो क्यों टेंशन में पढ़ना। बिल्कुल मजे से पढ़ना चाहिए और इंजॉय करके पढ़ना चाहिए, तभी पढ़ने का मजा आएगा। अगर टेंशन में स्ट्रेस लेके पढ़ो तो बिल्कुल भी पढ़ने का मजा नहीं है। अब अगर अपने को पता है भारत का भूगोल याद करना पड़ेगा, तो देखो मजे से याद करो, हंस के खेलते हुए याद करो, बहुत अच्छा आसान होगा, बहुत अच्छा आसान याद हो जाता है। मेरे को भी मेरा भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, विश्व का भूगोल, पॉलिटी हुआ, हिस्ट्री हुआ, राजस्थान का हिस्ट्री बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि मैंने बहुत को मुस्कुरा के हुए पढ़ता है, बहुत अच्छा याद होता है। यानी अगर मुस्कुरा के पढ़ोगे तो मज़ा भी आता है पढ़ने का, रियल में मज़ा भी आता है। और मेरी एज भी अभी कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ मैं 21 साल का हूँ अभी फिलहाल, सिर्फ और सिर्फ मैं 21 साल का हूँ। 21 साल की उम्र के अंदर काफ़ी सब्जेक्ट मैंने याद कर रखे हैं। यानी कि पढ़ने का अगर दिमाग में इतना ही है भी पढ़ना ही है, तो क्यों फिर टेंशन में क्यों पढ़ना। मज़े से एंजॉय से पढ़ना चाहिए, बिल्कुल हंसते खेलते हुए पढ़ना चाहिए, बिल्कुल मज़े ले लेके पढ़ने चाहिए। ठीक है, खिलौने के साथ मत खेलो, किताबों के साथ खेल के देखो, मज़ा बहुत आता है रियल में। रियल में हंस के खेल के देखो। और जो पढ़ाई करने के बाद में जब नौकरी लग जाओगे, उसके बाद जो रिस्पेक्ट मिलती है, 1 साल के बाद जो 1 महीने के बाद जो तनख्वाह आती है, 1 तारीख को 2 तारीख को जो मैसेज आता है आपके अकाउंट में इतने पैसे आ चुके हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। और इसी के लिए पढ़ना है। अरे पढ़ना बहुत आसान है, रियल में पढ़ना बहुत आसान है। रियल में बताता हूँ, पढ़ना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। कोई हार्ड नहीं है पढ़ना, पढ़ना बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है। लेकिन मज़े से पढ़ना चाहिए हमेशा। पढ़ना तभी आसान है जब पढ़ने वाले में दम आता है। जब पढ़ाने वाले में दम हो तो पढ़ना रियल में बहुत आसान है। टॉपिक को ऐसे बना दे भी दिमाग में एक बार में समझाने से फिट करवा दे, तभी पढ़ने का मजा आता है रियल में, तभी पढ़ने का मजा आता है। हाँ जी सर, सर बातें बहुत करवा ली आपने तो आज। प्रश्न और बताओ, ये प्रश्न बताओ। ठीक है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो सबसे पहली कौन सी है? सबसे पहली ये तो मैंने बताया था, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ पे पड़ती है? उड़ीसा में पड़ती है। ठीक है, पुलिकट झील तो कहाँ पे? पुलिकट झील तो आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा के ऊपर, और यही झील है, पुलिकट झील है भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील। किसे कहा जाता है? पुलिकट झील, ये खारे पानी की झील। और लोनार झील तो महाराष्ट्र में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है सर? महाराष्ट्र में पड़ती है, जो एकमात्र ऐसी झील है जिसका निर्माण कैसे हुआ था? जिसका निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है। ज्वालामुखी से जिसका निर्माण हुआ वो कौन सी झील है? लोनार। और बेमनाथ ख्याल कहाँ पे पड़ती है? केरल में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है? केरल में पड़ती है। दूसरी सबसे बड़ी और सबसे बड़ी खारे पानी की तो कौन सी पड़ती है? चिल्का लेगुन पड़ती है। ठीक है, आगे चले। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है?
ओहो, सांस और चढ़ गया आज तो ना। ठीक है, कोई बात नहीं। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, यानी कि कृत्रिम झील, मानव के द्वारा निर्मित झील कौन सी है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील पड़ती है। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील पड़ती है, ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहलाती है, जो कि यूपी के अंदर है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहलाती है कौन सी? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जो यूपी के अंदर पड़ती है। पुलिकट झील तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश के तट पे पड़ती है, और मानसरोवर झील तो आपको पता ही होगा चीन के अंदर पड़ती है, जहां से कौन सी, एक तो सतपुड़ा निकलती है, सॉरी सतलज निकलती है, सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, तीनों नदियां कहां से? मानसरोवर झील के पास से निकलती है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तट के ऊपर बनी हुई सबसे बड़ी झील, यानी कि ये तट हुआ, इस तट के ऊपर बनी हुई सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील इस तट पे बनी हुई सबसे बड़ी झील है, क्योंकि यहाँ पे उड़ीसा पे है, उड़ीसा में बनी हुई है चिल्का झील, भारत की सबसे बड़ी झील है, तो चिल्का झील उड़ीसा के अंदर पड़ती है। वुल्लर झील तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, कौन सी? मीठे पानी की झील पड़ती है जम्मू कश्मीर में। डल झील तो जो जम्मू कश्मीर में पड़ती है, झेलम नदी के ऊपर पड़ती है, जो सर्दियों में जम जाती है। और सांबर झील तो कहाँ पे पड़ती है? जयपुर में पड़ती है, और जयपुर तो कहाँ पे पड़ता है? जयपुर तो पड़ता है पंजाब, सॉरी राजस्थान के अंदर, जयपुर तो राजस्थान। तो कौन सी है भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो चिल्का झील वैसे भी सबसे बड़ी है, खारे पानी भी सबसे बड़ी है, किसी प्रकार देखो सबसे बड़ी है। वुल्लर तो मीठे पानी में सबसे बड़ी, जम जाती है। डल झील जम्मू कश्मीर में पड़ती है, सांबर तो जयपुर में पड़ती है। सिंपल सी बात, पता नहीं क्या दिमाग में फिट बैठ रखा है। पुष्कर झील किस राज्य में है? सिंपल सी बात है, बस राज्य चुनना है। मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान के, राजस्थान में पड़ती है पुष्कर झील। कहाँ पे? राजस्थान की सबसे पवित्र झील मानी जाती है कौन सी झील को? पुष्कर झील। और पुष्कर अजमेर जिला पड़ता है राजस्थान का, अजमेर जिले के अंदर है। अच्छा, भारत का एकमात्र राज्य है जिसका राज्य का दर्जा समाप्त करके यूटी बनाया गया। भारत का एकमात्र ऐसा कौन सा राज्य है जिसको राज्य का दर्जा समाप्त किया गया और एक यूटी, दो यूटी में बना दिया गया? यानी कि जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर जिसको राज्य का दर्जा खत्म किया और दो यूटी बना दिए, एक तो कौन सा? जम्मू और एक लद्दाख। एक तो जम्मू बना दिया और एक लद्दाख, यानी कि कौन सा? जम्मू कश्मीर। भारत का संविधान को कब अपनाया गया? तो भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949। भारत को संविधान को कब अपनाया जाता है? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था, लेकिन 16 अनुच्छेद सीधे लागू कर दिए गए थे। 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद लागू किए जाते हैं, साथ में 394 में भी इसी दिन लागू होता है। 394 इसी दिन लागू होता है और 394 में यह लिख के छोड़ दिया गया, 394 में यह लिख के छोड़ दिया गया भी बाकी अनुच्छेद कब लागू होंगे? 26 जनवरी 1950 को लागू होंगे, या 394 में लिख के छोड़ दिया गया। ठीक है, बाकी अपने पढ़ेंगे कल नेक्स्ट क्लास के अंदर भारत के संविधान को कब अपनाया गया, 26 नवंबर 1949 को। अगर वीडियो अच्छी लगती है आपको, अगर अच्छे आपको लगता है भी रियल में कुछ हमें नॉलेज प्राप्त होता है और अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक भी करना, चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और अगर अच्छी लगे तो एक अच्छा सा प्यारा प्यारा कमेंट भी करना। ठीक है, बाकी मिलते हैं अपने कल नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।